देख रहे हैं खबरदार, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। जो काम अधूरे मन से किया जाए उसमें आधी अधूरी सफलता ही मिलती है। आज अमेरिका ने भी ऐसे ही आधे अधूरे मन से काबुल धमाके में मारे गए अपने 13 सैनिकों की मौत का बदला लिया है। अमेरिकी सेना ने आज दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान में आईसिस के एक ठिकाने पर ड्रोन अटैक किया है, जिसमें आईएसआईएस का एक सदस्य मारा गया है। लेकिन अमेरिका इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि मारा गया आतंकवादी ही काबुल हमले का साजिश करता था। इसीलिए अगर ये वाकई बदले की कार्रवाई थी तो वैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी जिसके लिए अमेरिका पूरी दुनिया में मशहूर है। तो अब सवाल यह है कि क्या बाइडेन ने सिर्फ बदला लेने की खानापूर्ति की है? अमेरिका में इस सवाल की चर्चा जोर शोर से चल रही है। देखिए। As well as anyone who wishes America harm know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down to make you pay. छत्तीस घंटे के अंदर अंदर अमेरिका ने काबुल धमाके में मारे गए अपने 13 सैनिकों की मौत का बदला ले लिया है। हालांकि यह बदला उस लेवल का नहीं था जिसके ऐलान के लिए खुद बाइडेन सामने आए। फिलहाल ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें एक ध्वस्त हो चुका घर, एक ऑटो और ड्रोन अटैक की वजह से जमीन में हुआ गड्ढा दिख रहा है। इन तस्वीरों के अलावा अमेरिकी सेना का एक बयान भी आया है जिसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने काबुल धमाके के एक साजिशकर्ता को मार दिया है। इस ऑपरेशन में किसी नागरिक की मौत नहीं हुई है। अमेरिकी मीडिया में चर्चा है कि ये एक ड्रोन अटैक था जो अफगानिस्तान के नांगहार प्रांत में आईएसआईएस के एक ठिकाने पर किया गया था। लेकिन क्या एक आतंकवादी को मारकर अमेरिका का बदला पूरा हो गया है? आईएसआईएस के एक आदमी को मार के 13 अमेरिकन सोल्जर्स के मरने का हिसाब किताब चुक नहीं जाएगा। आई एम श्योर आगे जाके हम लोग देखेंगे कि अमेरिकन जैसे उन्होंने पहले अलकायदा लीडरशिप, बाकी ऑर्गेनाइजेशन की टेररिस्ट लीडरशिप को टारगेट किया है, वैसे ही आईएसआईएस के भी लीडरशिप को भी टारगेट करेंगे। और ये जब टारगेटिंग होगा तो इसमें मेरे ख्याल में अमेरिकन के साथ तालिबान का जरूर मेल मिलाप रहेगा, क्योंकि जो उनके ड्रोन्स वगैरह हैं वो अफगानिस्तान के ऊपर फ्लाई करना पड़ेगा। 13 अमेरिकी सैनिकों के बदले एक आतंकवादी की मौत, ये कुछ ज्यादा ही छोटा बदला नहीं हो गया? यह अमेरिका ने बड़ा बदला लेने से पहले छोटी सी रिहर्सल की। यह इसलिए भी मुमकिन है क्योंकि अमेरिका को पहले से पता था कि काबुल एयरपोर्ट पर आतंकवादी हमला हो सकता है, लेकिन उस हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। हमले के 36 घंटे के अंदर बदले की कार्रवाई हो गई। अब अमेरिका को एक और आतंकवादी हमले का अलर्ट मिल चुका है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने की सलाह भी दे दी है। तो क्या अमेरिका दूसरा हमला होने का वेट कर रहा है? दरअसल पूरी दुनिया मान चुकी है कि अमेरिका को बस अफगानिस्तान से निकल जाने की जल्दी पड़ी है। बदले के चक्कर में अब वो वहां ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। Items for all of you at the top. What I would conveyed in the statement was that the national security team the president met with this morning advised the president and vice president that another terror attack in Kabul is likely, and they are taking maximum force protection measures at the Kabul airport and in the surrounding areas with our forces as a result. I will note that the Department of Defense also just gave a briefing this morning, and I will echo some of the descriptions that they offered. The threat is ongoing and it is active. अगर बाइडेन चाहते तो अपने 13 सैनिकों की मौत का बदला बहुत अच्छे से ले सकते थे, लेकिन उन्हें अच्छे बदले से ज्यादा जल्दी बदला चाहिए था, क्योंकि काबुल में आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका में ही उनकी लीडरशिप क्वालिटी पर हमले और ज्यादा तेज हो गए। बाइडेन विपक्षी दलों के टारगेट पर आ गए। Our enemies have taken advantage of this chaotic nature of a withdrawal. And yesterday, they crossed the red line. Like many of you, I listened closely to what President Biden had to say last night. And I heard the President dodge tough questions
about his execution of the withdrawal. I heard him present a false choice between exiting, evacuating, and escalating. Frankly, this isn't the tested leadership the president promised. It's a picture of weakness and incompetence. To be commander-in-chief, you need the faith, the trust, and the confidence of the American public. President Biden lost all three of those yesterday. काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले की जिम्मेदारी ISIS-K ने बाकायदा लंबा चौड़ा बयान जारी करके ली थी और साथ ही फिदाइन हमले की तस्वीरें भी जारी की थी। लेकिन इस आतंकी हमले के लिए बाइडेन की नीति भी कम जिम्मेदार नहीं है। क्या बाइडेन जिम्मेदारी लेंगे कि अफगानिस्तान से सेना वापसी की शुरुआत में ही सबसे बड़े बगराम एयरबेस को रातों रात खाली कर देने का फैसला उनकी भूल थी? क्या बाइडेन जिम्मेदारी लेंगे कि अफगानिस्तान में अपने हथियार और गोला बारूद छोड़कर निकल जाना उनकी भूल नहीं थी? क्या बाइडेन इस जिम्मेदारी से भाग सकते हैं कि तालिबान पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने की कीमत अमेरिकी सैनिकों ने जान देकर चुकाई है? अफगानिस्तान से बाहर निकलने की घटिया नीति की आलोचना तो खुद अमेरिका में भी हो रही है और अब तो अमेरिकी सेना में भी बाइडेन प्रशासन के खिलाफ बगावत की शुरुआत हो चुकी है। People are upset because their senior leaders let them down, and none of them are raising their hands and accepting accountability or saying we messed this up. ये बात सही है कि अमेरिकी फौज हमेशा के लिए अफगानिस्तान में नहीं रह सकती थी, लेकिन बाइडेन ने जो जल्दबाजी दिखाई उसका खमियाजा अमेरिकी सैनिकों ने भी भुगता है। लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि क्या बाइडेन इस जानलेवा भूल की जिम्मेदारी लेंगे? आज तक ब्यूरो। तो इस तरह अफगानिस्तान से जाते जाते अमेरिका जितना बड़ा बदला ले सकता था उसने ले लिया, लेकिन इस बदले से ISIS-K का कुछ नहीं बिगड़ा। वो तो काबुल एयरपोर्ट पर दूसरा हमला करने की फिराक में अब भी है। ये बात अमेरिका को भी पता चल चुकी है, इसीलिए वो अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने की एडवाइजरी जारी कर चुका है। बाकी अफगानिस्तान के लोगों से अब उसे कोई मतलब है ही नहीं, जो अब भी काबुल एयरपोर्ट के बाहर भीड़ लगाए खड़े हैं, जिन्हें हटाने के लिए तालिबान अपना वही पसंदीदा तरीका अपना रहा है जिसके लिए वो कुख्यात है। इसका ताजा वीडियो आपके सामने है। आज काबुल एयरपोर्ट के एंट्री गेट के पास एक बार फिर से फायरिंग हुई है। लगा कि दूसरा हमला हो ही गया, लेकिन कुछ देर में आंसू गैस के गोले भी दागे गए तो एहसास हुआ कि हमला आतंकवादी नहीं तालिबानी है। ताबड़तोड़ चल रही गोलियों की जो आवाजें आप सुन रहे हैं वो तालिबानी लड़ाकों की बंदूकों से चल रही हैं, जो अब अफगानिस्तान की सरकार भी कह सकता है कि ये फायरिंग आम लोगों की भलाई के लिए की गई, क्योंकि अमेरिका ने आतंकवादी हमले का अलर्ट दिया था और अब तो आतंकवादी हमले से लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी भी तालिबान को संभालनी है, जिसका नमूना आप देख रहे हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आतंकवादी संगठन चलाने वाले लोग अब जब एक देश को चलाएंगे तो किसके दम पर चलाएंगे? जाहिर है बंदूक के दम पर, और तस्वीरें आपके सामने थीं। अमेरिका ने तो ऐलान कर दिया कि उसने अपने 13 सैनिकों की मौत का बदला ले लिया है और वो जल्द ही अफगानिस्तान से पूरी तरह से निकल जाएगा। लेकिन उन अफगान नागरिकों का क्या होगा जो अपने ही देश में अनाथ होकर रह गए हैं और अन्य देशों के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं? कई देशों ने अफगान नागरिकों को अपने यहां पनाह देने की सहमति दी है, लेकिन सीमित संख्या में। अफगानिस्तान के पड़ोसी देश तजाकिस्तान ने 1 लाख अफगान शरणार्थियों को अपने यहां पनाह देने का फैसला किया है। अमेरिका ने दावा किया है कि वो अब तक 1 लाख से ज्यादा अफगान नागरिकों को काबुल से निकाल चुका है। ब्रिटेन ने 20,000 अफगान शरणार्थियों को शरण देने का फैसला किया है, लेकिन उसकी प्राथमिकता महिलाएं और बच्चे होंगे। कनाडा में 20,000 अफगानी पहले ही पहुंच चुके हैं। जर्मनी भी 10,000 शरणार्थियों को पनाह देने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन अफगानिस्तान का संकट इतना बड़ा है कि सिर्फ कुछ लाख अफगानियों को शरणार्थी का
दर्जा देना वैसा ही है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR का अनुमान है कि आने वाले महीनों में अगर हालात और बिगड़े तो अफगानिस्तान से करीब 5,15,000 लोग पलायन कर सकते हैं। एजेंसी का अनुमान है कि अकेले इस मौजूदा वर्ष में ही अब तक अफगानिस्तान में 5,58,000 लोगों को अपने ही देश में विस्थापित होना पड़ा है। सिर्फ जुलाई से 9 अगस्त के बीच ही 1,26,000 अफगानी लोग विस्थापित हुए हैं। इसका नतीजा यह है कि अपने ही देश में अनाथ हो चुके लाखों अफगान नागरिक इस वक्त या तो काबुल एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं या फिर पड़ोसी देशों की सीमाओं पर खड़े हैं, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि वो किसी भी तरह तालिबानी राज से मुक्त हो जाएं। खबरदार में अब हम तालिबान पाकिस्तान के भाई भाई वाले रिश्ते को डिकोड करेंगे, जिसकी कलाई धीरे धीरे खुलने लगी है। तालिबान अब 4 करोड़ की आबादी वाले मुल्क का भाग्य विधाता जरूर बन गया है, लेकिन उसकी सोच अब भी वही तालिबानी है। ये वो सोच है जिसे मजहब और शरीयत के आगे कुछ भी नहीं सूझता। इसीलिए तालिबान को आज भी पाकिस्तान अपना भाई लगता है और इसीलिए उसने उस मसूद अजहर को एक बार फिर खोलकर दाना पानी देना शुरू कर दिया है, जो भारत का दुश्मन नंबर 1 है। पाकिस्तान हमारा मुसलमान भाई और अच्छे हमसाये की नज़र से हम उसे देखते हैं। 2 आतंकी भाईचारों का प्रेम छलक रहा है, मगर धीरे धीरे हमारी सरहदें उनके साथ मिलती हैं, हमारा आना जाना उनके साथ लगा रहता है, तो पाकिस्तान के साथ हम इक़्तिसादी तौर पर, सिफारती तौर पर अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान तालिबान के याराना वाले रिश्ते का राज खुल रहा है, मगर धीरे धीरे हम अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देंगे। तालिबान के दिल की गहराइयों में बसे पाकिस्तान की पोल खुल रही है, मगर धीरे धीरे। कोई शक, कोई शुबा, कोई सवाल, अब जरा भी गुंजाइश बचती हो तो उसे अपने दिलो दिमाग से फौरन निकाल फेंकी। तालिबान कल भी पाकिस्तान का यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तालिबान को इस मोहब्बत भरे रिश्ते को स्वीकार करने में न कोई शर्म है, न संकोच, न कोई झिझक। भारत के लिए ये सावधान हो जाने का वक्त है। पाकिस्तान के साथ हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ बहुत सी चीज़ें मुश्तरका हैं, वो हम उनके साथ हमारे मजहबी रवाबित हैं, हमारी सरहदें उनके साथ मिलती हैं, हमारा आना जाना उनके साथ लगा रहता है, तो पाकिस्तान के साथ हम इक़्तिसादी तौर पर, सिफारती तौर पर अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। इधर अफगानिस्तान में तालिबान के भाग्य का सूरज निकला और उधर पाकिस्तान का सूर्य नमस्कार शुरू हो गया। पाकिस्तान के नेता तालिबान प्रेम में मतवाले होने लगे। पहला बयान इमरान खान का आया, भाईचारे से भरपूर, तालिबानी प्रेम से लबालब। जब आप किसी का कल्चर ले लेते हैं तो वो क्या आप करते हैं? आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो कल्चर हमारे से ज्यादा ऊंचा है। आप एक मुख्तलिफ कल्चर के गुलाम बन जाते हैं। जब आप ज़हनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। तब से लेकर अब तक यानी 15 दिनों में तालिबान से ज्यादा पाकिस्तान बेचैन है। जल्द से जल्द सरकार बनाने की उसकी बेसब्री साफ साफ समझ में आ रही है। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान की जल्द सरकार बने और कश्मीर में भारत को परेशान करने वाला उसका प्लान परवान चढ़े। इसके लिए पाकिस्तान पूरी तरह फील्डिंग सेट करने में लगा है। सबसे पहले उसने हक्कानी को तालिबान के सत्ता तंत्र में सेट किया, उसे काबुल का सिक्योरिटी चीफ बनवाया। दूसरी मीटिंग उसने ये की है कि जैश और लश्कर के आतंकियों का पीओके में जमावड़ा करना शुरू कर दिया है। ये वो आतंकी हैं जिसे पाकिस्तान ने तालिबान की मदद के लिए स्पेशल असाइनमेंट पर भेजा था। तीसरी और सबसे खतरनाक सेटिंग उसकी कश्मीर को लेकर हो रही है। मसूद अजहर को उसने कश्मीर में आतंक की आग भड़काने की साजिश में अभी से लगा दिया है। खुफिया खबर है कि अगस्त के तीसरे हफ्ते में कंधार में अब्दुल गनी बरादर और मसूद अजहर की सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई।
अब आप समझ सकते हैं कि मसूद अजहर और बरादर की भेंट वार्ता में कश्मीर प्लान पर ही बात हुई होगी। तालिबानी ढोल तो इसी बात का पीट रहे हैं कि कश्मीर के मामले में वो टांग नहीं अड़ाएंगे, लेकिन भारत को मुफ्त और बिना मांगे सलाह भी दे रहा है कि कश्मीर पर वो नरमी बरते। अफगानिस्तान इजाजत न और कैसे अफगानिस्तान हम अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देंगे। पाकिस्तान और इंडिया को चाहिए कि वो भी आपसी मसाइल को हल करें, क्योंकि दोनों पड़ोसी ममालिक हैं और दोनों के एक दूसरे से मफादात वाबस्ता है। इसी तरह भारत से भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और दीगर ममालिक से भी हम अपने मफादात की रोशनी में ताल्लुकात कायम करना चाहेंगे। मकबूजा कश्मीर पे भी भारत को अपना रवैया मुस्बत करना चाहिए। पाकिस्तान से भाई बंधु का रिश्ता बताना, मुस्लिम भाई भाई का राग अलापना और फिर भारत के दुश्मन नंबर 1 मसूद अजहर से चोरी चोरी भेंट मुलाकात करना, साफ है तालिबान के दिल में कांटे ही कांटे हैं और नीयत में खोट ही खोट। और पाकिस्तान तो इसी मौके के इंतजार में घड़ियां गिनता रहा है। वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। तो ये कहाँ से कह रहेंगे जी हम पूरी दुनिया में, मेरे आपस की बात है, मुझे इस मौजूद पे तो बात ही नहीं करनी थी। मुझे लग रहा है मैं भारतीय मीडिया पे बैठा हूँ और बीजेपी का कोई नुमाइंदा मुझे इस तरह के खुशनुमा ख्वाब दिखा रहा है। ये कहाँ से आपने सुना है? ये किसने आपको, कोई व्हाट्सएप आया होगा कि तालिबान आपके साथ मिलकर के कश्मीर आजाद कराएंगे? वाकई ऐसा कोई ख्वाब देखती हैं आप? किसने दिखाया है? इंशाल्लाह। ये कैसे, किसने आपको बताया? आप हमारे साथ मिलके इंडिया, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इंडिया की तरफ से बोल रही हूँ? मैडम अल्लाह का वास्ता, ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, इसको दुनिया देखेगी, इसको भारत में देखा जाएगा और उसके बाद जो हम पे तबर्रे होंगे, आपको अंदाजा है? ये कहां से सुन करके आपने ये हवाई छोड़ दी? जो टुकड़े जो उन्होंने किए हुए ना, हमारे जो टुकड़े किए हुए ना, वो हम जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मतलब पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वहां से है, हमारी फौज के पास पावर है, हमारी हुकूमत के पास पावर है कि भाई फौज के पास पावर है तो फौज खुद आजाद करा लेगी ना कश्मीर को। ये तालिबान को कहां से कुदा दिया आपने? मसूद अजहर तो हमेशा से तालिबान की आंखों का तारा रहा है। इसी कंधार में तालिबानियों ने मसूद अजहर को आजादी दिलाई। आज उसी कंधार में तालिबान से प्यार की वो पींगे बढ़ा रहा है। भारत सब देख रहा है, आज नहीं तो कल सबका हिसाब जरूर होगा। आज तक ब्यूरो। मसूद अजहर को मेहमान बनाकर तालिबान ने साबित कर दिया है कि आतंकवादियों वाला भाईचारा वो भूल नहीं पा रहा और अब्दुल गनी बरादर तो मसूद अजहर से खास बंधुत्व है उनका। खबरदार में अब हम इन 2 आतंकवादियों की बिरादरी वाले रिश्ते का विश्लेषण करते हैं, जिसके बारे में हमने डिटेल रिसर्च किया और कुछ दिलचस्प फैक्ट्स आपके लिए जुटाए हैं। मसूद अजहर और अब्दुल गनी बरादर की पैदाइश एक ही साल में हुई है, 1968 में, यानी दोनों आतंक के हमसाया हमसफर ही नहीं, हमउम्र भी हैं। दोनों के विचार भी एक जैसे हैं क्योंकि दोनों देवबंदी विचारों को मानते हैं। कंधार प्लेन हाईजैक के बाद मसूद अजहर रिहा हुआ। इसकी साजिश की प्लानिंग अब्दुल गनी बरादर ने की थी। 2009 में बरादर को अफगानिस्तान से भागना पड़ा। उसे पाकिस्तान में पनाह दिलाने वाला मसूद अजहर था। 2010 में बरादर को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया तो अमेरिकी सेना के हाथों में जाने से बचाने वाला मसूद अजहर था। बरादर बराबर पाकिस्तान आता जाता रहता है। वो मेहमान होता है तो मसूद अजहर मेजबान, और जब मसूद अजहर अफगानिस्तान जाता है तो यही भूमिका बदल जाती है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से मसूद अजहर को ऐसा लग रहा है जैसे उसकी बम्पर लॉटरी निकल आई हो। तालिबान कब्जे के अगले ही दिन उसने एक लेख लिखा, शीर्षक दिया मंजिल की तरफ। इस लेख में तालिबान की जीत पर भर भर कर मंगल कामना की गई। दरअसल तालिबान के दिन फिरते ही मसूद अजहर भी हसीन सपने देखने लगा है। उसे लग रहा है कि जैश ए मोहम्मद के भी अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि तालिबान हथियार, पैसे, ट्रेनिंग सब जैश को दे देगा और कश्मीर में वो कहर बरपा देगा। खबरदार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आधुनिक जलियांवाला बाग मेमोरियल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। आधुनिक मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में 4 म्यूजियम गैलरियां बनाई गई हैं। ये गैलरियां कुछ पुरानी इमारतों में नए सिरे से निर्माण करके बनाई गई हैं। इनमें उस समय के पंजाब की ऐतिहासिक घटनाओं को ऑडियो वीडियो तकनीकी के साथ दिखाया जा सकता है। इसके अलावा वहां कलाकृतियों और मूर्तियों के जरिए इतिहास का दर्शन कराने की व्यवस्था है। जलियांवाला बाग स्मारक में एक थिएटर भी बनाया गया है। इसमें एक साथ 80 लोगों के बैठने की क्षमता है। इस थिएटर में डिजिटल डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने की व्यवस्था है। थिएटर में 13 अप्रैल 1999
आपको बता दें, इस थिएटर में 13 अप्रैल साल 1919 को निहत्थे लोगों पर गोली चलाने की घटना को इसमें दिखाया जा सकता है। जलियांवाला बाग कांड की याद हर भारतवासी को झकझोरती रही है। इसके स्मारक का आधुनिक स्वरूप नए भारत को प्रेरणा देगा। 13 अप्रैल 1919 के वो 10 मिनट हमारी आजादी की लड़ाई की वो सत्य गाथा, चीर गाथा बन गए, जिसके कारण आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं। ऐसे में आजादी के 75वें वर्ष में जलियांवाला बाग का स्मारक का आधुनिक रूप देश को मिलना हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का अवसर है। आजादी के मत वालों को, हिम्मत वालों को, अपनी जान की बाजी लगाने वालों को भारत भूल नहीं सकता। जलियांवाला बाग का ये आधुनिक स्मारक जब आज राष्ट्र को समर्पित हुआ तो ये नया संकल्प है कि आज का भारत स्वतंत्रता पाने की हर कीमत को याद रखेगा। जिन जिन घटनाओं ने भारत को स्वतंत्रता हासिल करने तक झकझोरा है, उसमें से किसी को भी भुलाया नहीं जाएगा। भारत ने 14 अगस्त को हर वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आने वाली पीढ़ियों को याद रखें, इसलिए इसे मनाने का फैसला किया। जलियांवाला बाग का यह आधुनिक स्मारक सिर्फ अतीत का स्मरण भर नहीं है, ये वर्तमान और भविष्य को संजोने और हर मुश्किल में जो कुछ भी भारत का है उसके साथ खड़े होने की प्रेरणा भी है। इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आधुनिक जलियांवाला बाग स्मारक को देश को समर्पित कर रहे थे, तब उन्होंने इस बात को साफ साफ कहा भी। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से सैकड़ों साथियों को भारत लाया जा रहा है। चुनौतियां बहुत हैं, हालात मुश्किल है, लेकिन गुरु कृपा भी हम पर बनी हुई है। हम लोगों के साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को भी शीर्ष पर रखकर भारत लाए हैं। संकट के समय में भारत की एकजुटता के प्रतीक जलियांवाला बाग स्मारक ने आजादी के बाद भारत की पीढ़ियों को भरोसा दिया है। इसीलिए भारत आज अपने पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है। जलियांवाला बाग का ये नया स्वरूप देशवासियों को इस पवित्र स्थान के इतिहास के बारे में, इसके अतीत के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए प्रेरित करेगा। ये स्थान नई पीढ़ी को हमेशा याद दिलाएगा कि हमारी आजादी की यात्रा कैसी रही है। आज तक ब्यूरो। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर मजहब को बराबर का सम्मान है। यहाँ धर्म के आधार पर अधिकार तय नहीं होते। लेकिन गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल की राय कुछ अलग है। नितिन पटेल गांधीनगर के एक कार्यक्रम में गए हुए थे, जहां पर उन्होंने ये कहा कि इस देश में जब तक हिंदू बहुमत में है तभी तक लोकतंत्र और संविधान का वजूद है। हमने इस पर उनसे बातचीत की है। वो एक्सक्लूसिव बातचीत आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले सुनिए नितिन पटेल ने क्या कहा था। જ્યાં સુધી આ દેશમાં હિન્દુઓની બહુમતી છે ત્યાં સુધી જ બંધારણ, ત્યાં સુધી જ કાયદો, ત્યાં સુધી જ બિન સાંપ્રદાયિકતા આ વાતો કરનારા કરશે, ના કરે ભગવાન। અને 1000-2000 વર્ષે હિન્દુઓની સંખ્યા ઘટી, બીજા લોકો વધ્યા। એ દ્વારા કોઈ કોર્ટ કચેરી નહીં, કોઈ લોકસભા નહીં, કોઈ બંધારણ નહીં, कोई बिन सांप्रदायिकता नहीं, બધું હવામાં અને દફનાઈ દેશે।
गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद गुजरात में बवाल मचा हुआ है। उनकी ओर से कहा गया है कि जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक इस देश में संविधान, कानून, लोकतंत्र सुरक्षित है। और इस वक्त खुद हमारे साथ नितिन पटेल जी लाइव जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। नितिन जी, मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है, हिंदू बहुसंख्यक तभी तक चीजें सुरक्षित हैं, इस तरह का बयान आपकी ओर से क्यों दिया गया? क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, मेरा अनुभव और इतिहास में अब तक जो बना हुआ है और अभी की परिस्थिति में जो हम पूरी दुनिया देख रहे हैं, उस प्रकार जिस देश में, जिस रीजन में अलगाववादी लोग, संकुचित मानसिकता वाले लोग सिर्फ अपने धर्म के हिसाब से ही उसके नीति नियमों का पालन करते ही और लोग रह सकते हैं, दूसरे धर्म के लोग, दूसरी मान्यता रखने वाले लोग का कोई अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। ऐसी संकुचित विचारधारा वाले लोग जो अभी दिखाई दे रहे हैं और आगे वो बढ़े नहीं, इसको देखते हुए अभी तो हमारे भारत में हिंदू बहुमती है, 90% जितनी आबादी हिंदुओं की है, मुस्लिम भाइयों भी है, क्रिश्चियन भी है, बौद्ध भी है, सब हमारे हैं। मेरा बयान का मतलब ये कभी नहीं है कि मुस्लिम और क्रिश्चियन वो देशभक्त नहीं है, वो भारत माता के अपने संतान नहीं है। लेकिन कई झूठ, कई संगठन और कई पार्टी के लोग जो बिल्कुल संकुचितता से हमारी डेमोक्रेसी का, हमारे कानूनों का, हमारी कोर्ट प्रणाली का दूर उपयोग करके उनको जो मन में आए, ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, की बात आगे करते हैं। हाँ, जिसकी आबादी अगर बढ़ जाएगी तो आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र, कानून, संविधान सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा। वो कौन सा धर्म है जिससे इस देश को डरने की जरूरत है? ये देखिए, मुझे अकेले को नहीं, पूरे देश को लोगों को ये चिंता है। और जिस प्रकार से भारत में सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है, उस प्रकार लघुमती में, माइनॉरिटी में सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम धर्म की है। और मुस्लिम धर्म के लोग पूरी दुनिया में बहुत देशों में है और पूरे विश्व में क्रिश्चियन, हिंदू और मुस्लिम तीन बड़े धर्म के लोग पूरी दुनिया में बसते हैं। लेकिन आपकी बातों से ये लगता है कि मुस्लिम धर्म ज्यादातर देशों में, नितिन पटेल जी, देशों में रहती है। आपका ये कहना है कि देश में हिंदू बहुसंख्यक है, 90% की आबादी है, और अगर दूसरे धर्म की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा बड़ी आबादी मुसलमानों की है। आपकी बातों से ये लग रहा है कि अगर मुस्लिमों की आबादी बढ़ जाती है तो फिर देश का संविधान खतरे में आ जाएगा। मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि इस मिनट तक भारत में रहने वाले किसी मुस्लिम नेता ने बहनों की सुरक्षा के लिए, लड़कियों की सुरक्षा के लिए तालिबान को कंडेम नहीं किया है, तालिबान को इस कठेरे में खड़ा नहीं किया है। कोई भी व्यक्ति, आप भी बताओ कि किसी ने कोई कुछ बोला हो। अगर भारत में कुछ होता है तो यही लोग भिन्न सांप्रदायिक के नाम पर, डेमोक्रेसी के नाम पर, लोकशाही के नाम पर हमको सलाह देने लगते हैं। लेकिन पूरी दुनिया देख रही है, वहाँ बम धड़ाके हो रहे हैं, कई लोगों का मृत्यु हो रहा है, 5 लाख से ज्यादा लोग अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। हमारे एक मिनट मैडम, मेरी बात खत्म कर दूं। पाकिस्तान में हिंदी मंदिरों को नुकसान किया जाता है। जब आज़ादी मिली तब पाकिस्तान में 20% से ज़्यादा हिंदू थे, आज 2% भी नहीं है। अफगानिस्तान में अभी हमने सबने देखा, आपने दिखाया अपनी चैनल पर कि हमारे गुरु ग्रंथ साहब को वहाँ से भारत में लाना पड़ा और गुरुद्वारा में रखना पड़ा। ऐसी व्यवस्था है। तो भारत का कोई मुस्लिम नेता जो अपने आप को लोकशाही में मानता है, बिन सांप्रदायिकता में मानता है, किसी ने इस बात का
अभी कंडेन नहीं किया है, उसकी टीका नहीं की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा किसी ने नहीं बोला है। हमको सब सलाह देते, लेकिन जब आतंकवादी लोग ऐसा करते हैं, पाकिस्तान तरफी लोग ऐसा करते हैं, अल-कायदा वाले ऐसा करते हैं, तो कोई नहीं बोलता है। क्या आप असदुद्दीन अवैसी के लिए ऐसा बोल रहे हैं या किसके लिए बोल रहे हैं? किसी का नाम मैं किसी का नाम क्यों बताऊं? जिसको लागू पड़ता है वो अपने आप खुद सोच ले। आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरें। आपको याद होगा पिछले महीने जब बॉक्सर लवलीना सिल्वर मेडल जीतकर भारत लौटी थी तो उनके सम्मान में उनके गांव तक पहुंचने के लिए एक सड़क का निर्माण कर दिया गया था। ऐसा ही कुछ हमारे देश के एक शूरवीर सैनिक के लिए हुआ है। पिछले साल LAC पर चुशुल घाटी में चीनी सेना को मात देकर तिरंगा फहराने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज प्रताप सिंह को शौर्य के लिए पदक से सम्मानित किया गया था। ऐसे में नेता उनके सम्मान में उनके गांव में प्रवेश द्वार बनाने पर आतुर थे, पर उन्होंने गांव के विकास की इच्छा जाहिर की और स्थानीय MLA ने सड़क की शुरुआत करवा दी। पूरी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से है। मिट्टी पर कुर्बान होने वाली सोच ही जुदा होती है। मातृभूमि के लिए सब कुछ लुटा देने वाले का अंदाज ही अलग होता है। जाहिर है उसका सम्मान भी अलग होना चाहिए। भारत का वो वीर जिसने चुशूल घाटी में चीनी सैनिकों को मात दी। भारत का वो वीर जिसने अपने साथियों के साथ 18,250 मीटर की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। जब सम्मान की बारी आई तो उसने खुद के मान से बढ़कर गांव के शान को चुना। उत्तर प्रदेश के बस्ती का तुरकौलिया गांव लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज प्रताप सिंह की जन्मभूमि और दशकों बाद वो गांव विकास का सवेरा देखने वाला है। इतनी खुशी है मेरे को, अवार्ड मिला है एंड इस खुशी में सारे गांव वाले सारे हिस्सेदार हैं मेरे, इसीलिए मैं इन लोगों के पास आया हूँ यहाँ शेयर करने के लिए। एंड जो भी कामयाबी मिली है या अचीवमेंट मिला है वो सबका श्रेय इस गांव को जाता है, यहाँ के लोगों को जाता है। सो मैं चाहूँगा कि मैं अकेला नहीं, और भी लोग इस गांव से निकलें, गांव का नाम रोशन करें और अच्छा करें, जिसके लिए यहाँ के डेवलपमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। थोड़ा सा स्कूल एजुकेशन बेटर हो, रोड इम्प्रूव हो, हेल्थ सर्विसेज ठीक हो, परफॉर्मेंस के लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ बेटर हों। लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज प्रताप सिंह, जिन्हें अपने पराक्रम के लिए देश पहले ही वीरता पुरस्कार से सम्मानित कर चुका है, पर जब उस सम्मान के लिए उनके नाम के साथ शिला या द्वार की बात उठी तो उन्होंने सम्मान नहीं, गांव तक आने के लिए सड़क निर्माण को चुना। हम पूरे गांव वाले इस अवार्ड से जो हमारे भैया नीरज प्रताप सिंह को मिला है, इससे हम पूरे गाँव वासी बहुत ही ज़्यादा खुश और बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं। और इनके इस वीरता पुरस्कार से पूरे क्षेत्र में, पूरे रिश्तेदारों में एक हर्ष और उल्लास का माहौल पैदा हुआ है। कर्नल नीरज का गांव छोटा है, सुविधाएं कम है, रास्तों की हालत अच्छी नहीं, लेकिन उनकी वीरता ने इन छोटी छोटी दिक्कतों पर फिलहाल भावनाओं का स्नेह लेप लगा दिया है। कर्नल नीरज के पिता और दादाजी भी सेना में देश सेवा कर चुके हैं। अच्छी बात यह है कि राजनीति ने भी विकास की मांग को मानकर उसी के जरिए सम्मान की राह को चुना। मेजर साहब की वजह से हम लोगों का जो गांव है विधानसभा का, ये देश की उस ऊंचाई के नक्शे पे आ गया, जिसने इस गांव का भी सम्मान बढ़ाया, हमारी विधानसभा का भी बढ़ाया, हमारे प्रदेश का भी बढ़ाया। लेकिन एक बात उनकी जो हम लोगों को सबसे ज़्यादा छू गई कि हमारा सम्मान तो चलिए ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा सम्मान हमें तब मिलेगा जब गांव का विकास होगा। ये एक सैनिक की ही सोच हो सकती है जो अपने शौर्य के सम्मान से बढ़कर अपनी मिट्टी के अभिमान को रखे, लेकिन उनकी ये सोच आम जनमानस के लिए भी मिसाल होनी चाहिए और देश की सियासत के लिए भी, ताकि सम्मान और सड़क में से किसी एक को चुनने की जरूरत ही न पड़े। बस्ती के तुरकौलिया गांव से मजहर आजाद के साथ आज तक ब्यूरो। रहना चाहिए। ये देश के एक वीर जवान के गांव की लोकल खबर है जिस पर आपको वोकल होना चाहिए। आज खबरदार में दिन की हर बड़ी खबर आप तक हमने पहुंचाई, आपको दिखाया किस तरह से अफगानिस्तान में अमेरिका
ने बदला ले लिया है और उसका जोर शोर से वो प्रचार करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये कि अब इसके आगे क्या। इस खबर पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की ताजा खबरों को जानने के लिए, पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.aajtak.in पर जरूर जाएं। देखते रहिए आज तक। फौरन लौटते हैं। आज तक बेमिसाल 20 साल।